चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास 9 तक एक्सरसाइज 1.1 देख चुके थे। ठीक है, क्लास 9 का प्रश्नावली 1.1 क्या किए थे, देख चुके थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 देखेंगे, प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड में सवाल आ रहा होगा। ठीक है, आपके स्क्रीन बोर्ड में सवाल आ रहा होगा। आप डटे रहिए, ऐसा ना कि वीडियो को बीच में देख के ही क्या कीजिए, चले रहिए, चले जाइए। ये ज़िंदगी कोई मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बन के क्या हो जाए, तैयार हो जाए। एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। ये नहीं है, ये एजुकेशन वीडियो ऐसा नहीं कि आपको 2 मिनट में आनंद आ जाए। आपको 2 मिनट में क्या आनंद आ जाए, आपको शुरू से लेकर अंत तक रहना पड़ेगा। शुरू से लेकर अंत तक क्या रहना पड़ेगा। ये कॉमेडी नहीं है, ये ऐसा वीडियो नहीं है कि आप इसको तुरंत देखिए और तुरंत क्या आ जाए, आनंद आ जाए। ठीक है, आप आराम से बैठे रहिए, शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। यदि आप 9th के विद्यार्थी हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यदि आपके कोई दोस्त है जिसको पढ़ने का इच्छा है, अब ऐसे दोस्तों को नहीं जिसको पढ़ने का इच्छा नहीं है, कुछ लोग होते हैं जिसको पढ़ने का इच्छा नहीं होता है, वैसे दोस्तों को जिसको पढ़ने का इच्छा है उसको आप ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, साथ ही आप 9th के विद्यार्थी हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 देखते हैं प्रश्नावली 1.2 में बोल क्या रहा है। देखते हैं प्रश्नावली 1.2 बोल क्या रहा है। क्लास 9 मैथ NCERT प्रश्नावली 1.2। देखिए 1.2 का पहला सवाल देखिए क्या बोला है। निम्न कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। निम्न कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना क्या देना है, उत्तर देना है। ठीक है, उत्तर भी देना है और उसका क्या देना है, कारण भी देना है। ठीक है, चलिए पहला सवाल ए नंबर क्या बोला, निम्न कथन सत्य है असत्य, उत्तर के साथ अपना क्या देना है, कारण देना है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है। ठीक है, पहला सवाल है प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं, प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। आपको इसका आंसर देना है और कारण भी बताना है। आपको इसका आंसर देना है और क्या बताना है, कारण भी बताना है। ठीक है, चलिए अगर आपने वीडियो हमारा नहीं देखा है, ठीक है, संख्या नंबर संख्या के बारे में क्लास 10 का वीडियो है जिसमें हमने आपको सिर्फ बताया संख्या के बारे में। क्लास 10 के प्लेलिस्ट में आप एक वीडियो देखिए, पहला या दूसरा वीडियो होगा जहाँ पे बताया गया संख्या के बारे में। उस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, अवास्तविक संख्या किसको कहते हैं। इन सभी संख्याओं की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पे जो फोटो के तौर पे जो वीडियो दिख रहा है, ठीक है, ये फोटो में जो वीडियो दिख रहा है, आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में, उस वीडियो का लिंक है, प्लेलिस्ट में उस वीडियो का क्या है, लिंक है। आप सबसे पहले जाइए और उस वीडियो को देखिए, जिससे आपको होगा क्या कि आप संख्या के बारे में अच्छी जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, संख्या के बारे में अच्छी जानकारी क्या कर सकते, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उस वीडियो को देखने के बाद देखिए यहाँ बोला प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्या। तो आपको अपरिमेय के बारे में पता होगा, वैसी संख्या जिसको आप P/Q का मतलब होता है अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वास्तविक संख्या क्या है, अगर आप देखिएगा, अगर आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको वास्तविक संख्या का परिभाषा पता होगा। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है परिमेय, वास्तविक संख्या होती है परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह, संख्याओं का समूह को, संख्याओं के समूह को, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर आप वास्तविक संख्या का परिभाषा जानना चाहते हैं तो वास्तविक संख्या क्या होते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या या प्रत्येक अपरिमेय संख्या का समूह,
ठीक है, या तो प्रत्येक परिमेय संख्या रहे या तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या रहे, उसके समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि वास्तविक संख्या में प्रत्येक परिमेय संख्या भी आता है और प्रत्येक क्या आता है, अपरिमेय संख्या भी आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या है, तो जी हाँ, ये बात एकदम सत्य है। ये बात एकदम क्या है, सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। आप यहाँ कारण दे सकते हैं, क्या कारण कह सकते हैं, कारण में आप ये लिख दीजिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या तथा प्रत्येक अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या है। चाहे संख्या परिमेय हो चाहे संख्या अपरिमेय हो, हमारा कहलाएगा वास्तविक संख्या। हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का डिटेल जानकारी आप उस वीडियो पे क्या कीजिए, देख लीजिए। आप उस वीडियो में जाके क्या कीजिए, देख लीजिए। समझ आया? अब इसको नोट कीजिए। क्या नोट करना है, पहला सवाल है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। कारण देना, कारण क्या देना है, कारण में वास्तविक संख्या का परिभाषा लिखना है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। चाहे संख्या परिमेय हो चाहे संख्या अपरिमेय हो, कहलाएगा वास्तविक संख्या। क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। ठीक है, आप ये सवाल में सत्य लिखिए, कारण में ये दे दीजिए, कारण में वो दे दीजिए। ठीक है, चलिए, ये पहला सवाल था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, दूसरा सवाल क्या बोला है, बोला है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। ठीक है, बी नंबर क्या बोला है, संख्या रेखा, संख्या रेखा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के लिए, रूट एम के रूप में, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। रूट एम के रूप का क्या होता है, जहाँ एम प्राकृतिक संख्या है, जहाँ एम प्राकृतिक संख्या है। एम क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, बी नंबर देखिए क्या बोला है, बोला है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। तो सबसे पहले जानिए संख्या रेखा, सबसे पहले क्या जानिए, संख्या रेखा, कि संख्या रेखा कहते किसको है, संख्या रेखा, संख्या रेखा कहते किसको है। ठीक है, तो क्षैतिज अक्ष पे खींचा गया रेखा, जिसके इस छोर x और एक छोर क्या होता है y, और इसके बीच में जीरो होता है, इसके बीच में क्या होता है, जीरो। अगर आप दाईं तरफ जाइएगा तो बराबर अंतरालों में, बराबर अंतरालों के में संख्याओं का समूह होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी धनात्मक होते हैं। अगर इसके बाईं तरफ जाइएगा तो ये गिनती ही होता है, 1 2 3 4 5 6 ही होता है, लेकिन ये सारे नेगेटिव होते हैं। संख्या रेखा के बारे में देख लीजिए। संख्या रेखा एक क्षैतिज अक्ष होता है, जहाँ पे उधर पॉजिटिव नंबर, उधर क्या जीरो के बाद इधर धनात्मक संख्याएं होती है और इधर क्या होती है, ऋणात्मक। जो धनात्मक में जाता है उसे एक्स अक्ष, जो ऋणात्मक के आता है उसे कौन सा अक्ष, वाई अक्ष। ठीक है, तो अब संख्या रेखा जान गए। संख्या रेखा एक क्षैतिज अक्ष, जहाँ पे बीचों बीच जीरो होता है, जहाँ पे बीचों बीच जीरो होता है, इसके दाईं तरफ धनात्मक अंक और बाईं तरफ क्या, ऋणात्मक अंक। ठीक है, अब देखिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या रूट एम के रूप में होता है। ठीक है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु बोला है रूट एम के रूप में होता है, जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या है। एम एक क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो क्या बता सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? जी हाँ, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। क्या संख्या रेखा में सिर्फ 1 से स्टार्ट होता है? क्या संख्या रेखा में क्या नेगेटिव नहीं होता है? संख्या रेखा में हमारा ऋणात्मक अंक भी होता है, इसीलिए ये कथन क्या है, असत्य है। ये क्या है, कथन असत्य है। कारण की बात कीजिएगा तो कारण की बात कीजिएगा तो कारण संख्या रेखा, संख्या रेखा, संख्या रेखा, संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। संख्या रेखा में कौन सी होती है? ऋणात्मक संख्याएं। संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्याएं भी होती है।
संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। और ये सिर्फ बोला है कि संख्या रेखा में सिर्फ प्राकृतिक संख्या होता है, तो ये बात नहीं है। संख्या रेखा में प्राकृतिक संख्या, इधर वाले सारे प्राकृतिक संख्या होते ही होते हैं, लेकिन इधर वाले सारे क्या होते हैं, नेगेटिव संख्या होते हैं। ठीक है, इधर वाले कौन से संख्या होते हैं, ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक है, चलिए ये आज सत्य था। तीसरा देखिए, तीसरा क्या बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा नंबर क्या बोला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या कौन सी, प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है, बोले थे कि वास्तविक संख्या होता है परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जबकि ये बोला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय है, तो बात गलत होगा, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता है। कुछ वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है और कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। जबकि यहाँ बोला प्रत्येक, तो प्रत्येक बोलने का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, असत्य। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या होता है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमारा परिमेय भी आता है और वास्तविक संख्या में हमारा अपरिमेय भी आता है। जबकि ये सवाल बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय ही होता है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या कारण में क्या दिखेगा, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं भी होती है तथा अपरिमेय संख्याएं भी होती है। आप इसे कारण में लिखिए, कारण में क्या लिखिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हो सकती है, हो सकती है। सिर्फ वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं हो सकती है, सिर्फ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं हो सकती है, ये दोनों हो सकती है। ये क्या हो सकती है, दोनों हो सकती है। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसको लिख लीजिएगा, अब इसको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे हैं। पहला सत्य होगा, दूसरा सवाल असत्य था, तीसरा भी क्या था, असत्य था। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या बोला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है। बोला है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। यदि आपका उत्तर नहीं, तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। एक ऐसी संख्या का उदाहरण देना है, क्या है, परिमेय है। क्या बोला, कभी बोला सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक। तो हम एक काम करते हैं, हम सभी धनात्मक पूर्णांक लिखते हैं। हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हम सभी क्या लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब वो संख्याएं होनी चाहिए जो प्लस में होने चाहिए। तो हम 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, 6 लिए, 7 लिए, 8 लिए, 9 लिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखिए ये सारे संख्याएं हैं वो धनात्मक लिए हैं। ये सारे संख्याएं क्या लिए, धनात्मक पूर्णांक है। दिख रहा है, बोला है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल। तो जब वर्गमूल बोला है तो आप सबके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट, वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट। तो हमने सभी के ऊपर क्या चढ़ा दिया, अंडर रूट। तो क्या बोला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होता है। तो जरा देखते हैं कि कौन कौन से धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल परिमेय होता है, कौन कौन से धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है। जरा देखते हैं। अगर हम बोले कि रूट अंडर रूट का वर्गमूल क्या होगा, तो रूट अंडर रूट का वर्गमूल क्या होता है, 1। क्योंकि रूट के अंदर 1 है तो आप 1 को 1 गुना 1 लिख सकते हैं, और 2 जोड़ा के बदले 1 क्या होता है, निकल जाता है। तो 1 का वर्गमूल क्या निकला, 1। रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, होता है 1.41 करके होता है, पर नहीं, जब पूरी वर्गमूल ना निकले तो अपरिमेय कहलाएगा। देखिए पूरी वर्गमूल निकल गया तो परिमेय, किसी संख्या का पूरी वर्गमूल निकल गया तो परिमेय,
और जब पूरा पूरी वर्गमूल ना निकले तो अपरिमेय, तो ये भी अपरिमेय कहलाएगा। जब √4 का देखिए तो √4 का वर्गमूल क्या 2 नहीं निकलता है? क्या √4 को आप 2 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं? और यहाँ पे पावर 2 छुपा होता है, इसका मतलब है कि रूट के अंदर जो जोड़ा में होता है क्या एक बार नहीं निकल जाएगा? क्या 2 के बदले 1 2 निकल जाएगा? क्या इसके नीचे 1 नहीं होता है? क्या ये p हो गया और नीचे वाला q हो गया? क्या p/q के रूप में लिख दिए? इसका मतलब ये तुम्हारा कौन सा संख्या है? परिमेय। ये कौन सा संख्या हुआ? परिमेय। ठीक है, ये हमारा अपरिमेय, ये भी आपका अपरिमेय, ये भी आपका अपरिमेय, ये भी आपका अपरिमेय, जबकि रूट का 3 निकलेगा तब ये आपका क्या होगा? परिमेय। ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी, ये क्योंकि 12 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, 13 का भी नहीं निकलता है, 14 का भी नहीं, 15 का भी नहीं निकलता है, किसका निकलता है? 16 का। 16 का पूरा वर्गमूल क्या होता है? 4। और जब पूरा वर्गमूल निकल गया तो ये हमारा परिमेय। ये हमारा क्या? परिमेय। तो बोला है कि क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होता है? क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होता है? जी नहीं, ये बात गलत है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय संख्या होता नहीं है। कुछ धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय भी होते हैं, जैसे 1, 4, 9, 16, ये हमारा अपरिमेय। चलिए संख्या रेखा के बारे में देख लीजिए। संख्या रेखा के बारे में देख लीजिए। संख्या रेखा एक क्षैतिज अक्ष होता है, जहाँ पे उधर पॉजिटिव नंबर, उधर क्या 0 के बाद इधर धनात्मक संख्याएं होती है और इधर क्या होती है? ऋणात्मक। जो धनात्मक में जाता है उसे x अक्ष, जो ऋणात्मक के आता है उसे कौन सा? y अक्ष। ठीक है, तो अब संख्या रेखा जान गए। संख्या रेखा एक क्षैतिज अक्ष, जहाँ पे बीचों बीच 0 होता है, जहाँ पे बीचों बीच 0 होता है, इसके दाईं तरफ धनात्मक अंक और बाईं तरफ क्या? ऋणात्मक अंक। ठीक है, अब देखिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या √m के रूप में होता है? ठीक है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु बोला है √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। m एक क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो क्या बता सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? जी हाँ, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। क्या संख्या रेखा में सिर्फ 1 से स्टार्ट होता है? क्या संख्या रेखा में क्या नेगेटिव नहीं होता है? संख्या रेखा में हमारा ऋणात्मक अंक भी होता है, इसीलिए ये कथन क्या है? असत्य है। ये क्या है? कथन असत्य है। कारण की बात कीजिएगा तो कारण संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। संख्या रेखा में कौन सी होती है? ऋणात्मक संख्याएं। संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। और ये सिर्फ बोला है कि संख्या रेखा में सिर्फ प्राकृतिक संख्या होता है, तो ये बात नहीं है। संख्या रेखा में प्राकृतिक संख्या, इधर वाले सारे प्राकृतिक संख्या होते ही होते हैं, लेकिन इधर वाले सारे क्या होते हैं? नेगेटिव संख्या होते हैं। ठीक है, इधर वाले कौन सी संख्या होते हैं? ऋणात्मक संख्याएं होती है। ठीक है, चलिए ये सत्य था। तीसरा देखिए, तीसरा क्या बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा नंबर क्या बोला है? प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या कौन सी? प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होता है? बोले थे कि वास्तविक संख्या होता है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जबकि ये बोला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय है, तो बात गलत होगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता है। कुछ वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है और कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। जबकि यहाँ बोला प्रत्येक, तो प्रत्येक बोलने का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? असत्य। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या होता है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमारा परिमेय भी आता है और वास्तविक संख्या में हमारा अपरिमेय भी आता है। जबकि ये सवाल बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय ही होता है, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकता है
और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या कारण में क्या दिखेगा, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं भी होती है तथा अपरिमेय संख्याएं भी होती है। आप इसे कारण में लिखिए, कारण में क्या लिखिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हो सकती है। सिर्फ वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं हो सकती है, सिर्फ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं हो सकती है, ये दोनों हो सकती है। ये क्या हो सकती है, दोनों हो सकती है। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसको लिख लीजिएगा, अब इसको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे हैं। पहला सत्य होगा, दूसरा सवाल असत्य था, तीसरा भी क्या था, असत्य था। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या बोला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है। बोला है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। यदि आपका उत्तर नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। एक ऐसी संख्या का उदाहरण देना है, क्या है, परिमेय है। क्या बोला, कभी बोला सभी धनात्मक पूर्णांक। तो हम एक काम करते हैं, हम सभी धनात्मक पूर्णांक लिखते हैं। हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हम सभी क्या लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब वो संख्याएं होनी चाहिए जो प्लस में होने चाहिए। तो हम 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, 6 लिए, 7 लिए, 8 लिए, 9 लिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखिए ये सारे संख्याएं हैं वो धनात्मक लिए हैं। ये सारे संख्याएं क्या लिए, धनात्मक पूर्णांक है। दिख रहा है, बोला है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल। तो जब वर्गमूल बोला है तो आप सबके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट, वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट। तो हमने सभी के ऊपर क्या चढ़ा दिया, अंडर रूट। तो क्या बोला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होता है। तो जरा देखते हैं कि कौन कौन से धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल परिमेय होता है, कौन कौन से धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है। जरा देखते हैं। अगर हम बोले कि रूट अंडर रूट का वर्गमूल क्या होगा, तो रूट अंडर रूट का वर्गमूल क्या होता है, 1। क्योंकि रूट के अंदर 1 है तो आप 1 को 1 गुना 1 लिख सकते हैं, और 2 जोड़ा के बदले 1 क्या होता है, निकल जाता है। तो 1 का वर्गमूल क्या निकला, 1। रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, होता है 1.41 करके होता है, पर नहीं, जब पूरी वर्गमूल ना निकले तो अपरिमेय कहलाएगा। देखिए पूरी वर्गमूल निकल गया तो परिमेय, किसी संख्या का पूरी वर्गमूल निकल गया तो परिमेय, और जब पूरी वर्गमूल ना निकले तो अपरिमेय, तो ये भी अपरिमेय कहलाएगा। जब रूट 4 का देखिए तो रूट 4 का वर्गमूल क्या 2 नहीं निकलता है, क्या रूट 4 को आप 2 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पे पावर 2 छुपा होता है। इसका मतलब है कि रूट के अंदर जो जोड़ा में होता है क्या एक बार नहीं निकल जाएगा, क्या 2 के बदले 1 2 निकल जाएगा, क्या इसके नीचे 1 नहीं होता है, क्या ये p हो गया और नीचे वाला q हो गया, क्या p/q के रूप में लिख दिए। इसका मतलब ये तुम्हारा कौन सा संख्या है, परिमेय। ये कौन सा संख्या हुआ, परिमेय। ठीक है, ये हमारा अपरिमेय, ये भी आपका अपरिमेय, ये भी आपका अपरिमेय, ये भी आपका अपरिमेय, जबकि रूट का 3 निकलेगा तब ये आपका क्या होगा, परिमेय। ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी, ये क्योंकि 12 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, 13 का भी नहीं निकलता है, 14 का भी नहीं, 15 का भी नहीं निकलता है, किसका निकलता है, 16 का। 16 का पूरा वर्गमूल क्या होता है, 4। और जब पूरा वर्गमूल निकल गया तो ये हमारा परिमेय, ये हमारा क्या, परिमेय। तो बोला है कि क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होता है, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होता है, जी नहीं, ये बात गलत है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय संख्या होता नहीं है। कुछ धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय भी होते हैं, जैसे 1, 4, 9, 16, ये हमारा अपरिमेय। अब उदाहरण लिखना है, क्या लिखना है, उदाहरण लिखना है। तो आप संख्याएं लिख दीजिए। एक धनात्मक पूर्णांक है 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। ये सारे वो धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल परिमेय होगा। ये सारे, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2,
3 का 9 का 3, 4 का 16, ठीक है। तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय संख्या नहीं होता है, कुछ धनात्मक पूर्णांक हमारा परिमेय भी होता है। वैसे संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या कहलाती है, वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। वर्गमूल निकालना ना निकालना कैसे निकला जाता है ये 7th क्लास और 8th क्लास की वीडियो में आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर, इसके बाद एक नंबर है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर आपके व्हाइट बोर्ड पे क्या आ रहा होगा। तीसरा नंबर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लॉजिकल सवाल है। तीसरा नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये लॉजिकल सवाल है। ये सवाल उसी को समझ आएगा जिसको पाइथागोरस प्रमेय आता है। पाइथागोरस बाबा का जो प्रमेय था, पाइथागोरस बाबा का जो प्रमेय था, यदि आप उसको जानते हैं तो आप ये सवाल को आसानी से क्या कर लीजिएगा, यह सवाल आप समझ जाइएगा। क्या बोला है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस तरह निरूपित किया जाता है। दिखाना है कि संख्या रेखा में √5 को किस तरह क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। आपको संख्या रेखा में √5 दिखाना है। आपको संख्या रेखा में क्या दिखाना है, √5 दिखाना है। देखिए √5 कैसे आएगा, √5 कैसे, संख्या रेखा में √5 होता कहाँ है, संख्या रेखा में √5 होता कहाँ है। सबसे पहले √5 होता कहाँ है, ये √5 का अस्तित्व है कहाँ, सबसे पहले वो देखिए। देखिए अगर आप एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा, इसका एक कोण 90 डिग्री, अगर आप इसे एक समकोण त्रिभुज कीजिए। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण किसके बराबर होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण। लंबी भुजा लंब, क्षैतिज रूप से है जो आधार। लंब और आधार बदलते रहता है थीटा के अनुसार, पर आपको जो देखना नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोला था, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोला गया था, पाइथागोरस प्रमेय बोला था कि जो पाइथागोरस थे वो बोल के गए थे कि हमारा जो कर्ण का होल स्क्वायर है वो होता है लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर के बराबर होते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब अगर कर्ण को आप यहीं दे रहने दीजिएगा, अगर ये स्क्वायर है इधर से हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। लंब का होल स्क्वायर प्लस क्या, आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए आपको ना कर्ण को सेट करना पड़ेगा √5 के तौर पे, आपको कर्ण को सेट करना पड़ेगा √5 के तौर पे। और कर्ण √5 तभी होगा जब 2 और 1 होगा, जब 2 और 1 होगा। देखिए ये कर्ण आपको लाना है √5, कर्ण आपको लाना है √5। ये तभी होगा जब आप लंब को 2 रखिएगा, आधार को 1 रखिएगा। जब लंब को 2 रखिएगा, आधार को 1 रखिएगा। या तो आप ये कर सकते हैं, आप आधार को 1 रखते हैं तो लंब को 2 रखना पड़ेगा। यदि आप लंब 2 इकाई रखिएगा तो आधार आपको 1 इकाई रखना पड़ेगा। यदि आप लंब को 1 इकाई रखिएगा तब आधार को क्या रखना पड़ेगा, 2 इकाई रखना पड़ेगा। देख कैसे, √5 कैसे आएगा, जब लंब का मान 2 रखे तो 2 का स्क्वायर 4, इसका मान 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, क्या इधर √5, उधर का √5 आएगा, ठीक है। अगर आप इसका 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4 1 5, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये तभी पॉसिबल है, ये तभी √5 तभी पॉसिबल है जब कर्ण के रूप में √5 तभी होगा जब एक तरफ एक लंब की लंबाई 2 इकाई होगी तो आधार की लंबाई 1 इकाई। यदि आप लंब को 1 इकाई मानिएगा तो आधार को कितना इकाई, 2 इकाई, ठीक है। देखिए ये स्केल प्रकाल की बात है, ये स्केल और किसकी बात है, प्रकाल। इस सवाल को बनाने के लिए आपको स्केल की जरूरत होगी और किसकी जरूरत, प्रकाल की। पर हम आपको रफ बता देते हैं, ठीक है, हम आपको रफ बता दे रहे हैं। आप इस चीज़ का उपयोग खुद से स्केल, प्रकाल और पेंसिल की मदद से क्या कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको तो √5 लाना है। तो हमने क्या बोला, आप इस सवाल को 2 तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जब आप इस लंब को 2 रखिएगा तो हमने आपको बोला कि आधार को 1 यूनिट रखना है। जब लंब को 2 यूनिट रखना है तो आधार को कितना यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। आप एक अपने मर्जी से स्केल लीजिएगा और एक सीधी रेखा खींचिएगा। आप एक स्केल लीजिएगा और आप क्या, सीधी रेखा खींचिएगा, ठीक है। उसके बाद स्केल पे जब सीधी रेखा लीजिएगा तो प्रकाल को कुछ फैलाइएगा,
परकाल को अपनी मर्जी से जितना परकाल फैलेगा उतना आप उसको फैलाइए और शुरुआती पॉइंट पर रख के, परकाल फैला के शुरुआती पॉइंट पर रख के आप यहाँ से ऐसे काट दीजिएगा तो ये यहाँ कट जाएगा। अगर यहाँ ए है, अब परकाल अपनी मर्जी से परकाल को फैलाइए, जितना भी फैलाना चाहते हैं आप उसको फैलाइए और फैला के ऐसे काट दीजिए तो ये यहाँ क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, ये यहाँ कट जाएगा और फिर यहाँ आपको 90 डिग्री बनाना है। फिर आपको क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है एक। ठीक है, क्या करना है, 90 डिग्री बनाने के लिए क्या कीजिएगा, अब परकाल के मुंह को थोड़ा छोटा कीजिएगा, परकाल के मुंह को थोड़ा छोटा कीजिएगा, मुंह का जो परकाल का नाखून है यहाँ रखिएगा और एक छोटा सा ऐसे करके चाप खींचिएगा। समझ आया? परकाल को छोटा कीजिए, जो परकाल का नोकीला भाग है उसको बीच में रखिए और यहाँ से यहाँ ऐसे क्या कीजिए, काट दीजिए। काटिएगा तो ये आधा चांद बन जाएगा। अब जितना आपने परकाल को इतना जितना चौड़ा किया था वही परकाल को रखिएगा और परकाल के नाखून को यहाँ रखिएगा और यहाँ से यहाँ एक बार काट दीजिएगा, कटेगा। फिर आप परकाल को उठाइएगा, नाखून वाले भाग को यहाँ रखिएगा और पेंसिल वाले भाग से आगे यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ कट जाएगा। परकाल को बढ़ाना घटाना नहीं है, जितना छोटा यहाँ परकाल तो वही रखना है। आप इसका नाखून को वाले भाग को यहाँ रखिएगा और ऊपर ऐसे कीजिएगा तो ऊपर एक भाग कटेगा। फिर उठाना है, यहाँ उठाना है, यहाँ रखिए, नीचे ऐसे कीजिए, यहाँ एक भाग क्या कट जाएगा। इस कटे हुए भाग और इस भाग को ऐसे आप सीधे मिला दीजिएगा। कटे हुए भाग और इस भाग को आप सीधे मिला दीजिएगा। आप ऐसे सीधे क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, हमने यहाँ पे 90 डिग्री बनाया। हमने यहाँ पे क्या बनाया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री कोण आपको बनाना आता है, बचपन में आपने सीखा था 90 डिग्री बनता है कैसे। कैसे बनता है, एक सीधी रेखा खींचिए। अगर आपको यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है तो एक चाप लीजिए, छोटा सा चाप। इस चाप से चाप का नाखून यहाँ रख के ऐसे घुमा दीजिए। चाप को बदलिए नहीं, चाप को बदलिए नहीं, नाखून के भाग को यहाँ रखे, यहाँ काटिए। फिर नाखून के भाग यहाँ पे रख के ऊपर एक बार काटिए। फिर इसको एक बार इसमें यहाँ काटिए, यहाँ से यहाँ काटिए, ये दोनों कटेगा, उसको मिला दीजिए तो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री बन गया। अब देखिए, आपने आधार को 1 यूनिट लिया था, अब परकाल को फिर से चौड़ा कीजिए। जितना लंबा यहाँ से यहाँ लिए थे आपने, जितना लंबा ए से आपने बी लिया था उतना मुंह को बराबर कीजिए और यहाँ के नाप लीजिए। नापने के बाद नुकीला वाला भाग को बी पे रखिए, नुकीला वाला भाग को बी पे रखिए और ऊपर करके एक बार ऐसे काटिए। ऊपर आप कटिएगा तो एक बार यहाँ ऐसे कटेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ 1 यूनिट था, 1 इकाई। अब जब पहली बार आप इस नाप का लेके यहाँ काटिएगा तो यहाँ से यहाँ भी 1 इकाई ही बनेगा, लेकिन आपको ऊपर कितना इकाई लेना है, 2 इकाई। तो उतना जो परकाल था उसको फिर से उठाइए, फिर से ऊपर रखिए, फिर से ऊपर लेके यहाँ पे क्या कीजिए, काट दीजिए। काटिएगा तो गौर से कीजिए, यहाँ से यहाँ पूरा 2 इकाई, 1 इकाई यहाँ तक, 1 इकाई यहाँ तक। आप स्केल की मदद से इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला दीजिए तो ये सी होगा। देखिए, ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट हुआ, यहाँ 90 डिग्री, तो ये कितना यूनिट बचेगा, √5 यूनिट। वहाँ से अब कुछ नहीं करना, अब परकाल को फिर से चौड़ा कीजिए, बहुत चौड़ा कीजिए, यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए परकाल, यहाँ से यहाँ आना चाहिए, जहाँ पे कटा है वहाँ से ऐसे ऐसे करके परकाल को क्या कीजिए, गिरा दीजिए। तो ये डॉट 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 करके परकाल यहाँ क्या करेगा, गिरेगा। और ये जो रेखा है ये √5 है और ये आपका क्या होगा, आंसर। ये क्या होगा, आपका आंसर। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, थोड़े से है दोबारा देखिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम आधार को 2 यूनिट रखेंगे। अब आधार को कितना यूनिट रखेंगे, 2 यूनिट। जब हम आधार को 2 यूनिट रखेंगे तो लंब को कितना, हाँ आप एग्जाम में ये बनाइए, ठीक है, या अभी हम जो बताएंगे वो बनाइए, या अभी हम जो बताएंगे वो बनाएंगे। ठीक है, क्या क्या करना है, अभी आधार को कितना यूनिट रखना है, 2 यूनिट। आधार को कितना यूनिट रखना है, 2 यूनिट। देखिए पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप आप एक सीधी रेखा खींचिए, आपको जितना मन है उतना सीधी रेखा खींचिए। आप स्केल तो ऐसे ना, आप ऐसे स्केल रख ऐसे तो लाइन खींच सकते हैं ना, हाँ सीधी रेखा खींचिए। परकाल लीजिए, परकाल को थोड़ा सा फैलाइए, परकाल को क्या कीजिए, थोड़ा सा फैलाइए। मान लीजिए परकाल लेके ऐसे फैलाएंगे, आपने परकाल का मुंह इतना किया, इसके मुंह से नाखून वाले भाग जो उसका नोकीला भाग है उसको यहाँ रखिए, वहाँ रखिए, एक बार यहाँ काट दीजिए, कटेगा। सेम परकाल को उठा के नाखून वाले भाग को यहाँ रखिए, यहाँ रख के यहाँ काट दीजिए, कट जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, तो टोटल यहाँ से यहाँ जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 यूनिट। कितना यूनिट, 2 यूनिट। ठीक है, हमने इसको 2 यूनिट खींच लिया।
फिर हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे 90 डिग्री बनाइए। 90 डिग्री बनाना आपको बहुत आसानी से आता है। प्रकाल को एकदम छोटा कीजिए, छोटा करने के बाद एकदम छोटा करने के बाद नाखून वाले भाग को यहाँ रखिए और नाखून वाले भाग को पेंसिल वाले भाग से ऐसे करके आधा चांद बना दीजिए। बनेगा। प्रकाल को भी बदलना नहीं है, प्रकाल को बदलना नहीं है, उसी प्रकाल को आप यहाँ रखिए, नाखून वाले भाग को यहाँ रखिए, यहाँ से यहाँ काटिए, कट जाएगा, और यहाँ फिर उठा के फिर नाखून वाले भाग को यहाँ रखिए और यहाँ से यहाँ काटिए, कट जाएगा। यहाँ रखने के बाद एक बार ऊपर काटिए और एक बार नाखून यहाँ रखिए, एक बार ऊपर काटिए, ये दोनों आपस में कट जाएगा। और ये दोनों आपको स्केल की मदद से आपको ये सीधे क्या करना है, मिला देना है, मिला देना है। देखिए आपने इधर 2 यूनिट कर दिया था, तो √5 आने के लिए ऊपर 1 यूनिट करना पड़ेगा। तो पहली बार आपने प्रकाल जितना यहाँ फैलाया था, आपने प्रकाल को जहाँ इतना से इतना दूरी के लिए जितना मुंह फैलाया था, आपने फिर से फैलाइए पहले और इतना मिला लीजिए, ये 1 यूनिट होगा। उसी माप को लेकर आप यहाँ रखिए, नाखून यहाँ रखिए और यहाँ से यहाँ ऊपर ऐसे क्या कीजिए, काट दीजिए, तो ये यहाँ कटेगा। अब इस कटे हुए भाग और इस भाग को मिला दीजिए, इस कटे हुए भाग और इस भाग को मिला दीजिए। देखिए ये 2 यूनिट था, ये कितना यूनिट, 1 यूनिट था, तो ये तो हमारा √5 यूनिट होगा। लेकिन ये संख्या रेखा पे नहीं है, ये संख्या रेखा पे नहीं है। आपको इसको संख्या रेखा पे लाना है, तो आप क्या कीजिए, प्रकाल को फिर से फैलाइए, प्रकाल को यहाँ से यहाँ रखिए और यहाँ से रख के ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ क्या कीजिए, मिला लीजिए, तो अब डॉट डॉट करके ऐसे मिलेगा। ठीक है, और ये जो डॉट डॉट करके संख्या मिलेगा यही होगा √5 और ये क्या होगा, आंसर। ये क्या है, आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। वक्त के साथ अपने आप को बदलना सीखिए, वक्त के साथ अपने आप को क्या कीजिए, बदलना सीखिए। स्कूल में थोड़े स्लो समझते थे, अब यहाँ थोड़ा फास्ट समझना सीखिए। ठीक है, स्कूल में थोड़ा स्लो समझते थे, अब यहाँ क्या थोड़ा फास्ट समझना सीखिए। एग्जाम में जब सवाल आएगा तो आप तो ये फिगर बना सकते हैं या तो ये फिगर बना सकते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.2 था, मैथ का एक्सरसाइज 1.2 था। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारे वीडियो 1 बाय 1 मिलेंगे, आपको सारे वीडियो 1 बाय 1 मिलेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि प्रत्येक दिन आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया जाए। ठीक है, चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।